बच्चों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के अध्याय संख्या 2 का लास्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक जो कुछ स्पेसिफाइड बोर्ड में ही है, बिहार बोर्ड में है। कुछ और बच्चे जिन बच्चों के भी बोर्ड में 3 टॉपिक हो वो पढ़ सकता है। आज हम 3 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है मैं आपको बता देता हूँ 3 टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। पहला है आपका वन डे ग्राफ जनरेटर, दूसरा है हमारे पास गोलीय संधारित्र और तीसरा हमारे पास बेलनाकार संधारित्र। ये 3 डेरिवेशन, वन डे ग्राफ जनरेटर का कोई डेरिवेशन नहीं होता, पूरी थ्योरी होती है। गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र का डेरिवेशन अपन करेंगे। तो वही बच्चा इस वीडियो को देखे जिसके सिलेबस में ये टॉपिक हो। जिसके सिलेबस में टॉपिक ना हो, अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकता है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप ना देखें, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज का ध्यान रखिए कि इस वीडियो के अंदर आप प्लीज अपने पहले चेक कर लें एग्जाम अपने उसके अंदर कि सिलेबस में है या नहीं है। सिलेबस में हो तो ही देखें, ठीक है ना, नहीं तो अपने पास वैसे ही बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। बिहार बोर्ड के अंदर ये जरूर है, पहले ही बता देता हूँ। बिहार बोर्ड के अंदर तो सैंपल पेपर में भी आया था लास्ट ईयर इसके ऊपर प्रश्न, उनके आया था बेलनाकार संधारित्र पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप लोगों के लिए काम का नहीं है तो प्लीज ना देखिए। पहला टॉपिक इसके अंदर अपन पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। आज के टॉपिक में आपको बता देता हूँ, एक पढ़ेंगे अपन गोलीय संधारित्र, फिर पढ़ेंगे अपन बेलनाकार संधारित्र, फिर अपन पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर की पूरी थ्योरी में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि नोट्स में पूरी थ्योरी लिखी हुई है। तो वन डे ग्राफ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, किस काम आता है। ठीक है ना, 3 टॉपिक आज के हमारे पास है, पहले देख ही लीजिएगा सिलेबस में कौन सा टॉपिक है तो आप ही तो ही पढ़े आप। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों गोलीय संधारित्र। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गोलीय संधारित्र को। ओके, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है गोलीय संधारित्र। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, नाम से समझ आ रहा है। अभी तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था जिसमें दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर थी, 2 प्लेटें रखी जाती थी। तो गोलीय संधारित्र में क्या होगा, एक गोला होगा और उसकी चारों तरफ एक और दूसरा गोला होगा। मतलब आपने एक छोटी बॉल ली लोहे की या किसी भी क्या बोलते हैं चालक पदार्थ की, और एक और चालक पदार्थ की बॉल ली और उसको उसके ऊपर से कवर कर दिया। ठीक है, तो गोलीय संधारित्र में हमारे पास 2 गोले होंगे, एक अंदर का गोला होगा और ऑब्वियसली एक बाहर का गोला होगा। बच्चे व्रत नहीं है, ध्यान रखिएगा गोले है क्योंकि अपन ने 2D प्लेन पे बना इसलिए आपको एक व्रत लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ही 2 गोले हैं। ठीक है ना, इसमें से मान लेते हैं अंदर वाला जो गोला बच्चों गोला जो है इसकी त्रिज्या को अपन बोल देते हैं R1 और बाहर वाले गोले की त्रिज्या को अपन बोल देते हैं R2। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई अंदर वाला गोला उसके ऊपर अपन कुछ आवेश सप्लाई करेंगे। तो अंदर वाले गोले पे मान लो अपन ने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करे, तो जैसे अंदर वाले गोले के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करोगे, क्योंकि वो धातु का बना हुआ है इसलिए ऑटोमेटिकली जो आवेश है इसकी सतह पर फैल जाएंगे। अब इस गोले के बाहरी सतह पर जो धनावेश है वो क्या करेंगे, दूसरा जो गोला है जिसकी त्रिज्या R2 है उसके अंदर प्रेरण की वजह से आंतरिक सतह पर ऋणावेश डेवलप कर देंगे लोग। तो ये इसने अंदर की तरफ क्या डेवलप कर दिया, ऋणावेश, इस गोले की वजह से, अंदर वाले गोले की वजह से। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इस गोले को A नाम देते थे और इस गोले को B नाम दे देते हैं। तो गोले A की वजह से, गोले A के प्रेरण की वजह से गोले B की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहर वाली सतह पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, जैसे उस प्लेट में होता था ना, एक आवेशित प्लेट के पास में दूसरी निरावेशित प्लेट लेके जाते थे, तो पास वाली सतह पर विपरीत और दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाते थे। वैसे ही इस गोले जिसको अपन ने धनावेश दिया जो कि अंदर की तरफ रखा हुआ है, इसको एक और गोले से आपने कवर किया तो अंदर वाली सतह पर आ गया ऋणावेश और बाहर वाली सतह पर आ जाएंगे धनावेश। लेकिन आप सब जानते हो धनावेश मुझे नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अपन क्या करेंगे, बाहर वाली सतह को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे, या जिसको अपन भूसंपर्कित बोलते हैं। तो बाहर वाली सतह पर कुल मिला के कोई आवेश नहीं बचेगा। ठीक है ना, पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अंदर वाले गोले पर धनावेश दिया तो बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर ऋणावेश आया और बाहर वाली सतह पर धनावेश आया, और धनावेश को हटाने के लिए अपन ने उस बाहर वाली सतह को भूसंपर्कित कर दिया, जैसे बाहर वाली सतह निरावेशित हो जाए। जो समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट था वही है, बस समांतर प्लेट संधारित्र में एक आवेशित प्लेट के पास में एक निरावेशित प्लेट लेकर जाई जाती है और इसमें एक आवेशित गोले के चारों तरफ एक निरावेशित गोले को रखा जाता है ना, उसको ऐसे कवर कर देते हैं। ठीक है, तो रामायण अपन लिख देते हैं, एक चित्रानुसार R1 त्रिज्या
के गोले को के एक गोले को R2 त्रिज्या के R2 त्रिज्या के एक गोले से इस प्रकार ढका जाता है कि यह एक दूसरे को स्पर्श ना करे। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी कि मतलब आपने अंदर वाले गोले को बाहर वाले गोले से इस तरीके से कवर कर रखा है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। अब अंदर वाले गोले ए को धनावेश दिए जाते हैं, धनावेश दिया जाता है। अच्छा, कितना धनावेश दिया जाता है बोल देते हैं अपन, प्लस क्यू धनावेश दिया जाता है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्यू धनावेश दिया जाता है, जिसकी वजह से गोले बी के आंतरिक सतह पर जिससे प्रेरण के कारण गोले बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू एवं बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर था वैसे यहां पर है, आ जाता है। अब क्या करेंगे, बाहर वाली सतह को भूसंपर्कित कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यदि बाह्य सतह को भूसंपर्कित किया जाता है तो अब अगर आप बाहर वाली सतह को भूसंपर्कित करोगे तो बाहर वाली सतह क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी, उसका धनावेश पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। किया जाता है तो बाह्य सतह निरावेशित हो जाती है, निरावेशित हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब लिखना है इसका अपने को डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अंदर वाले गोले का विभव लिखेंगे, फिर बाहर वाली सतह का विभव लिखेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, C = Q/V। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, C = Q/V। तो Q तो मुझे पता है, कि स्मॉल Q अपन ने इसको दिया था तो इसके ऊपर आवेश है प्लस Q। अब उसको डिवाइड किससे करना है, V से डिवाइड करना है। और V क्या बच्चों, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, जो अपन ने उस वाले डेरिवेशन में भी किया था समांतर प्लेट संधारित्र में, तो अपन वही चीज यहां पे करने वाले। तो आंतरिक गोले पर विभवांतर, अंदर वाले गोले के विभवांतर की बात कर रहे हैं। इस विभवांतर को अपन बोल देते हैं VA, अंदर वाला गोला इसलिए VA। अब बच्चों VA किसके बराबर होगा, दो चीजों के बराबर होगा, VA + V2। अब ये VA क्या है, V2 क्या है, मैं इस A गोले के विभवांतर की बात कर रहा हूं। तो A गोले पर धनावेश की वजह से कुछ ना कुछ विभवांतर रहा होगा, और ये बाहर वाला जो गोला इसके आंतरिक सतह की वजह से जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है वो इसके विभव को कम करने की कोशिश करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मुझे A गोले का विभव निकालना है। तो इसके ऊपर, इसके बाहर वाली सतह पर धनावेश है, तो इसकी वजह से कुछ विभव उत्पन्न होगा, और इसको कम करने का काम कौन कर रहा है, ये दूसरी जो गोला है इसका आंतरिक सतह। तो इसके विभव को अपन बोल देते हैं V2 और इस गोले के विभव को अपन बोल देते हैं V1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं V1 किसकी वजह से है, आंतरिक गोले के धनावेश के कारण, या A गोले के धनावेश के कारण, और V2 क्या बच्चे यहां पर, B गोले के ऋणावेश के कारण, अंदर वाला जो ऋणावेश है। तो अपन ने V का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था KQ/R, बस वही लगाना है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला हो गया KQ
इसकी त्रिज्या बच्चों r1, ये मानिए देखो अपन ने, और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, KQ अपॉन स्मॉल r, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आवेश है तो अपन लिखेंगे प्लस K माइनस Q अपॉन R2, क्योंकि इसकी त्रिज्या R2 है। तो कुल मिला के हम KQ कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आ गया हमारे पास A पर विभव, है ना। गोले, आंतरिक गोले पर विभव लिख देते हैं, विभवांतर नहीं है ना, ये आंतरिक गोले पर विभव है। ऐसे अगर मैं बाह्य गोले पर विभव निकालूं, अब जरा देखिए बाह्य गोले का विभव का मतलब है इस बाहर वाली सतह का विभव, तो इस बाह्य वाली सतह का विभव कितना होगा, बाह्य गोले का विभव, बाह्य गोले के विभव में सिर्फ बाहर वाले चार्ज को लेते हैं, तो बाह्य गोले का विभव हमारे पास हो गया VB। अब आप सबको दिख रहा होगा कि बाह्य गोले पर बाहर की तरफ तो कोई आवेश है ही नहीं, तो इसलिए इसका विभव कितना हो गया, 0। अगर हम विभवांतर निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA का मान कितना है, KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसमें से माइनस कर दिया हमने 0। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। चलते फिर अपन आगे। ओके सर, VA होगा ना, तो VA तो लिखा है बेटा, ये VA लिखा, इसको VB लिखा। VA का मतलब हो गया अंदर वाले गोले का विभव, और VB का मतलब हो गया बाहर वाले गोले का विभव। जो अंदर वाले गोले का विभव ले रहा हूं तो इसका विभव तो प्लस होगा, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसके विभव को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो VA माइनस VB का हमारा ये आंसर आ गया। अब निकालना अपने को इसकी धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। तो Q तो Q ही है, और V का मान हमारे पास है KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये दोनों Q से Q कट गए, हमारा फॉर्मूला आ रहा है 1 अपॉन K 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अच्छा, आप सबको पता होगा K का मान किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन K का मान किसके बराबर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्युत्क्रम कर दिया अपन ने, तो इस हिसाब से हम 1 अपॉन K को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दैट्स इट। आप चाहो तो उसका एलसीएम ले सकते हो, तो इतना छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारे पास धारिता का सूत्र आ गया। अब अगर आप इस गोले के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दोगे तो आपको पता है बस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन r से गुणा करना है, सिर्फ इतना सा है। तो धारिता का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आ गया। ठीक है, नोट के अंदर लिख देते हैं, यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ भरा जाए, तो फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आएगा। उस केस में CM हो जाएगा, मतलब किसी मीडियम की वजह से, किसी माध्यम की वजह से। आपको पता है सबको, बस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r से अपने को रिप्लेस करना है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें से आप एक काम कर सकते हो, एप्सिलॉन r को बाहर कर सकते हो, अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फिर कह रहा हूं आप इसका एलसीएम ले सकते हो, कई बुक्स में एलसीएम लिया हुआ होता है, को लेना हो तो लो, ना लेना हो तो छोड़ देना। तो CM वही सेम जैसा अपन जानते हैं, एप्सिलॉन r इंटू C के इक्वल हो गया, मतलब हमारी धारिता एप्सिलॉन r में गुणा बढ़ गई। बहुत आसान सा डेरिवेशन, एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले अपने को V चाहिए होगा, तो अपन ने VA निकाला। VA किसकी वजह से, एक तो अंदर वाला को जो गोला है उसके धनावेश की वजह से, और बाहर वाले गोले के अंदर वाली जो सतह है उसके ऋणावेश की वजह से। क्योंकि अगर मैं इस गोले के विभव के बारे में बात करूं, A जो हमारा गोला है इसके विभव के बारे में बात करूं, इसके धनावेश की वजह से तो इसका विभव है, लेकिन ये जो बाहर वाला गोला है इसका ऋणावेश भी जो है इसके विभव को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब अपन अंदर वाले गोले का विभव निकालेंगे तो खुद का विभव तो लेंगे उसका जो धनावेश की वजह से, और जो ऋणावेश की वजह से इसका विभव कम हुआ है
उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे। ये आ गया हमारे पास, ये अपन ने लिखा। ठीक है, फिर हमने बोला यार बाहर वाले गोले पे कोई आवेश तो है नहीं, क्योंकि उसको तो भू संपर्कित कर दिया था, तो निरावेशित हो गया, इसलिए उसका विभव 0 हो गया। फिर दोनों का विभवांतर निकाला, विभवांतर के बाद वही फॉर्मूला वापस आ गया हमारे पास। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास वापस वही KQ 1/R1 - 1/R2 आ गया। फिर अपन ने वही धारिता C = Q/V वाला फॉर्मूला लगाया, Q से Q कट गया। चाहिए तो इतना ही फॉर्मूला छोड़ दो, चाहिए तो K को 1/K को 4πε0 लिख दो। फिर बोला इन दोनों के बीच में कोई माध्यम भर दे, मतलब ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या हमारे पास R1 थी, इसकी त्रिज्या R2 थी, और इनके बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ आपने भर दिया ऐसे, है ना, इनके बीच में डाल दिया, जिसकी धारिता जिसका पराविद्युतांक εr है, तो उस केस में हमारी धारिता εr गुना बढ़ जाएगी जैसे उसमें था। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा गोलीय संधारित्र होता है खत्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बेलनाकार संधारित्र जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन काफी फेमस है, बहुत ज्यादा पूछने वालों। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, अच्छा आएगा तो 4 या 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो आसान सा डेरिवेशन है ये तो। उसको अपन बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम वैसे कॉन्सेप्ट है। ये हमारा पहला बेलन हो गया, जैसे पहले था वहां पे गोले थे, यहाँ पे 2 बेलन आएंगे, तो ये पहला गोला बेलन हो गया और ये दूसरा बेलन हो गया। इस तरीके से लेना है कि दोनों की लंबाई सेम रहे, जैसे उसमें दोनों पहले गोले ने दूसरे गोले को कवर किया था, वैसे यहाँ पे दोनों बेलन इस तरीके से लेना है कि दोनों एक दूसरे को कवर कर ले, मतलब वो होना चाहिए, दोनों की लंबाई सेम होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई भी L ही होनी चाहिए। ठीक है ना, बस चेंज इतना है कि इसकी त्रिज्या अगर R1 है तो इसकी त्रिज्या दूसरे वाले की त्रिज्या हमारे पास R2 होगी। ठीक है ना, अगर इसकी त्रिज्या R1 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, R2 होगी। वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसा पहले किया था। अंदर वाले को अपन ने प्लस आवेश सप्लाई करा, तो अंदर वाले को आपने प्लस आवेश सप्लाई करा, जिसकी वजह से अंदर वाले बेलन पर धनावेश आ गया, बाह्य वाले बेलन के अंदर वाली सतह पर, बाह्य बेलन के अंदर वाली सतह पर ऋणावेश आ गया, और बाहर वाली सतह पर धनावेश आ जाता है। लेकिन उसको अपन जैसे ग्राउंड करते हैं तो सारे के सारे धनावेश आपके ग्राउंड में चले जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट उसका था बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कॉन्सेप्ट इसका है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी चेंज नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी 1% भी चेंज नहीं, वो का वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप वही सेम लिखोगे। इस संधारित्र में R1 त्रिज्या एवं L लंबाई के एक बेलन का नाम अपन यहाँ पे A दे देते हैं, जैसे पहले दिया था अंदर वाले को A और बाहर वाले को B, तो इसको भी A दे देते हैं और इस वाले को B। ठीक है ना, इस संधारित्र में R1 त्रिज्या एवं L लंबाई के एक बेलन A को R2 त्रिज्या व L लंबाई के दूसरे बेलन द्वारा ढका जाता है, अब अंदर वाले बेलन को अपन पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो A को धनावेश प्लस Q धनावेश लिख दो, प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण B की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश एवं बाह्य सतह पर
सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाते हैं, प्लस क्यू आवेश आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सेम बाहर वाली सतह को अपन क्या करेंगे, भूसंपर्क, जिससे बाहर वाली सतह वो हो जाए, निरावेशित हो जाए। अब यदि बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दिया जाए, भूसंपर्कित कर दिया जाए तब यह निरावेशित हो जाती है, अब इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस पिछले वाले डेरिवेशन में तो मैंने क्या बोला था, दो सिंपल सा फॉर्मूला अपन लगा C = Q/V, और V की वैल्यू अपन ने निकाली और अपना आंसर आ गया। लेकिन यहां पर क्योंकि बेलन है तो भाई थोड़ी गड़बड़ होगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अपन आवेश नहीं मानेंगे, अपन यहां पे आवेश घनत्व मानेंगे। जैसा डेरिवेशन अपन ने किया था, याद करो, एक चालक तार की वजह से, वही वाला फॉर्मूला अपन यहां पे यूज करने वाले। तो माना A पर आवेश घनत्व कितना है बच्चों, आवेश घनत्व लैम्डा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अपन आवेश घनत्व को लैम्डा क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये बेलन है ना, बहुत पतला सा, एक तार जितना पतला है। ठीक है ना, तो एक तार जितना पतला बेलन अपन ने लिया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर आवेश घनत्व अपन ने माना लैम्डा। ठीक है बच्चों। अब डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारा अंदर वाला गोला है, सॉरी अंदर वाला बेलन है, जिसकी त्रिज्या R1 है, और बाहर वाला बेलन कुछ इस तरीके का है। ना, थोड़ा बड़ा बनाया अपन ने ताकि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकूं। और ये बाह्य वाला बेलन है जिसकी त्रिज्या हमारे पास R2 है। हम क्या करेंगे, हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे ताकि अपन विद्युत विभव की गणना कर सके। अच्छा, विद्युत विभव की गणना अपन कैसे करेंगे, अपन एक फॉर्मूला, मैंने आपको जब वो बताया था, मतलब एक न्यूमेरिकल कराया था, तब ये वाला फॉर्मूला बताया था। आई होप ये सबको याद होगा। V = का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो ये फॉर्मूले का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या R है। स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ अपन ने अज्यूम कर लिया है ना, जिसमें स्मॉल r जो है वो R1 से तो बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है। तो अपन ने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, तो अपन लिखेंगे भाई रावण, एक गाउसीय पृष्ठ, एक R त्रिज्या की गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अभी जो R है ना, इसके एक रिस्ट्रिक्शन है कि R का जो मान है वो बड़े वाले यानी R1 से तो बड़ा है, मतलब इस वाले जो अंदर वाले गोले की अपन बात, सॉरी बेलन की बात करें, उससे तो उसकी त्रिज्या बड़ी है, लेकिन बाहर वाले से इसकी त्रिज्या छोटी है। ये चीज की कंडीशन है इसके ऊपर कि अपन ने बीच में क्या बोला, जैसे अंदर वाले की त्रिज्या मान लो 2 मिलीमीटर है, बाहर वाले की त्रिज्या 3 मिलीमीटर है, तो जो अपन गाउसीय पृष्ठ ले रहे हैं उसकी त्रिज्या जो है वो 2 से 3 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारी। तो इसका यूज करके अपन ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं V की। तो V का हमारा जनरल फॉर्मूला माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। E वेक्टर के लिए वही लिखेंगे जो अपन ने पहले लिखी हुई, याद करो, 2k लैम्डा अपॉन r, क्योंकि r त्रिज्या पर विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है। ठीक है ना, और यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है तो नियत, लेकिन जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र नियत नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसलिए अपन ने वाला फॉर्मूला यूज कर, जबकि पिछले वाले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमारा नियत था, इस वाले में विद्युत क्षेत्र नियत नहीं रहेगा, चेंज होगा, इसलिए अपन ने ये वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो 2k लैम्डा अपॉन r अपन यहाँ यूज करेंगे dr, और यहां पर लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, हम स्टार्ट कर रहे हैं R1 त्रिज्या से और खत्म करेंगे R2 त्रिज्या तक,
तो अपन r की वैल्यू लगाएंगे r1 से r2। आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब ये ऋणात्मक चिन्ह हम तब लगाते थे जब अपन बोलते थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जहां पे विद्युत विभव कम हो रहा है उस दिशा में है। ठीक है, तो आप यहां पे चाहो तो माइनस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है हमारे पास वो इधर की तरफ है। ठीक है, या चलो इस माइनस के चिन्ह को ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। ये माइनस का चिन्ह हमारे पास तब आता था जब हम कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज करते थे। क्या कॉन्सेप्ट था? E इज इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dr। तो यहाँ पे अपन बोलते थे, याद करो समविभव पृष्ठ के अंदर, कि E की दिशा किस दिशा में होती है? जहां पर विद्युत विभव कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे E की दिशा किस दिशा में? जहां पे विद्युत विभव बढ़ रहा है। क्योंकि देखो जब ये धनावेश है तो धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर आएगी, और विद्युत विभव की दिशा भी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ही होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो 2k लैम्डा है वो तो कांस्टेंट होके बाहर आ गया। हमें 1/r का समाकलन करना है। अब 1/r का सीधा सीधा समाकलन होता है, बहुत आसान से समाकलन है। 1/x का समाकलन होता है log x। बस सेम यहाँ पर भी हमारे 1/r का समाकलन हो जाएगा log r। कहां से कहां तक? स्मॉल कैपिटल R1 से R2 तक। तो 2k लैम्डा ये आ गया हमारे पास log R2, उच्च सीमा रखी, माइनस log R1। ठीक है बच्चों, अब log की एक प्रॉपर्टी होती है log A माइनस log B बच्चों बराबर होता है log A बाय B के। बस सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगेंगे। माइनस में लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा ये बाहर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा log R2 बाय R1। ये हमारे पास आ गया, ये आया वैल्यू v की। अभी तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस इसमें एक थोड़ा सा कैच है कि इस डेरिवेशन में आपको पहले एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी जिसके तरह जा रहे, तब आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो हमारे v का मान आ गया है, अपन c निकाल सकते हैं। c किसके इक्वल था? q बाय v के। अच्छा q तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। लेमडा किसके बराबर होता है? q बाय l के, क्योंकि हमने जो बेलन लिया है उसकी लंबाई कितनी है? l है। स्टार्टिंग में लिख दी थी मैंने, दोनों बेलन की लंबाई l ली है। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहां से q निकाल लो, यहां से q निकल के आ जाएगा हमारे पास लेमडा इंटू l। इस हिसाब से q की वैल्यू हमारे पास हो गई लेमडा l के इक्वल, और इसकी वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली है 2k लैम्डा log R2, क्या था? R1 माइनस R2 था, R2 बाय R1 है ना, log R2 बाय R1। यस, बस ये दोनों तो कट गए। लैम्डा तो c किसकी इक्वल हो गया? l अपॉन 2k log R2 बाय R1। अब आप चाहो तो वही 1/k को आप सेम जैसे पहले लिखा था वैसे लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। ये डेरिवेशन आप लोगों के बिहार बोर्ड में आया हुआ है 5 नंबर के अंदर। ठीक है, आई होप सबको आ गया होगा फॉर्म डेरिवेशन। ठीक है, एक बार मैं वापस और आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि अपन एक बेलन लिया था, इसको कुछ आवेश दिया, धनात्मक आवेश, जिसके वजह से बाहर वाले बेलन के अंदर वाली सतह पर ऋणावेश और बाहर वाली सतह पर धनावेश आ गए प्रेरण की वजह से, जैसे पहले हुआ था। फिर बाहर वाली सतह को भू संपर्कित करा जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो गई, अनावेशित हो गई। फिर हमने माना कि यार क्योंकि अब ऐसे सीधी तरीके से विद्युत विभव इसके ऊपर नहीं निकल सकता। विद्युत विभव सीधे तरीके से क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि बेलन के लिए जनरल फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं। गोले के लिए तो पढ़ा है 2k लैम्डा अपॉन r, लेकिन बेलन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अपन ने v का। पहले वाले केस में फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों लग गया था? kq अपॉन r क्यों लग गया था? क्योंकि ये फॉर्मूला था, अगर हम किसी एक आवेशित गोले के बारे में बात करें तो उसके विभव का ही फॉर्मूला हुआ करता था kq अपॉन r। ठीक है ना, लेकिन बेलन के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही नहीं है, तो मेरे को बेलन के लिए फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा,
मैंने इस वाले फॉर्मूले का यूज करा क्योंकि मैंने इसके लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, ठीक है, और वही इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मुझे पता ही थी, 2 के लैम्डा अपॉन r होती है, पिछले चैप्टर में निकाल के आया हूं मैं। तो बस मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि विद्युत विभव तो इन दोनों के बीच में ही है, विद्युत क्षेत्र भी इन दोनों के बीच में, विद्युत विभव भी इनके बीच में, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ऐसे विद्युत विभव ऐसे ही तो है। तो मुझे A से B तक जाना था, तो मैंने विद्युत विभव की गणना करी R1 से R2 तक, खत्म। जो अपन ने R लिया ना उसकी, फिर 1/r की वैल्यू लिखी, log r, उच्च सीमा रखी, निम्न सीमा रखी, फिर log की प्रॉपर्टी होती है, माइनस लिखा तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, बस। फिर C निकालना था, अब C के लिए Q की वैल्यू पता नहीं थी, तो अपन ने लैम्डा का फॉर्मूला तो पता है अपने को, तो यहाँ से Q निकाल लिया, लैम्डा इन 12 रखा, आंसर आ गया, ठीक है। जैसा पहला कॉन्सेप्ट था वैसे कॉन्सेप्ट है। अगर हम इन दोनों के बीच में किसी पराविद्युत पदार्थ को भर दे तो क्या होगा, तो प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरने पर, परावैद्युत पदार्थ भरने पर देखो क्या होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं होगा, सेम जैसा पहले किया था। CM किसकी इक्वल हो जाएगा, वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r L अपॉन 2 log R2 by R1, या जिसको हम लिखते हैं CM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू C। बस सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं, सब कुछ कॉपी है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला डेराइव करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला दोनों का। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें बेटा, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको, बताइए तो सही। स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, जब मैंने 12th स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के कुछ टिप्स बताए थे, वो यूज करो यार। चलो, तो इसी के साथ ये डेरिवेशन दोनों हो गए हैं। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है जिसको अपन बोलते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर, तो फटाफट से वो देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर या जनित्र। बच्चों, वन डे ग्राफ जनित्र किसी भी चालक पर हाई पोटेंशियल का स्टैटिक चार्ज डेवलप करने के लिए, यानी उच्च विभव का स्थिर आवेश उत्पन्न करने के काम आने वाली युक्ति। अभी क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं मूवीज में देखा होगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं दिखता कैसा है। देखिए, तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये वन डे ग्राफ जनरेटर। देखा होगा आप लोगों ने, कई बार देखा होगा ऐसा, कुछ मूवीज वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये इस तरीके से होता है, बहुत सारे उसमें रखा हुआ होता है, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं किसी मूवी में देखा होगा कि इसको जैसे अपन टच करते तो ऐसे हाथ में करंट जैसा फील होता है, और जैसे आप उसको टच करोगे आपके बाल जो है ना ऊपर खड़े हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपके बाल चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने की वजह से वो खड़े हो जाते हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है ना, तो बाकी तो पता ही आपको ऐसे होता है जनरली, अंदर से ऐसा दिखता ही है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। मेन ये इसके अंदर गोला है, फिर इसके अंदर एक मोटर है और इसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई होती है, ठीक है। अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, बट दिखता कुछ ऐसा ही है। अरे हटेगा कैसे, ओके। तो वन डे ग्राफ जनरेटर जो है वो यूज आएगा आपके किसी भी सतह पर उच्च विभव का क्या बोलते हैं, स्थिर आवेश उत्पन्न करने के लिए, ठीक है बच्चों। इसके सारे नोट्स आप लोगों के जो आपका हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी सारी बेसिक्स बता देता हूँ, इसका क्या यूज होता है वो बता देता हूँ,
इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है बता देता हूँ। बाकी कार्य प्रणाली और संरचना के लिए आप प्लीज नोट्स देख लें, क्योंकि इसकी कार्य प्रणाली और संरचना बहुत बड़ी है, उतनी थ्योरी में नहीं लिख पाऊंगा, बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संरचना और कार्यविधि आप नोट से देख लीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ उसके अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट सिद्धांत क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या है इसका यूज क्या है, ठीक है ना, और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, सब मैं बताऊंगा, बोल के बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। बस सिद्धांत जरूर मैं लिख के बता दूंगा, संरचना और कार्यविधि नहीं, ठीक है। तो जिसका जो ये जो नाम है ना वान डे ग्राफ जनित्र, जिन्होंने बनाया था उसी के नाम पर है। इसको इसकी डिस्कवरी करी थी वान डे ग्राफ ने 1931 के आसपास करी थी, ठीक है ना। और इससे अपन किसी भी सतह पर उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं, स्थिर विद्युत का उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं। मान लो जैसे ये ग्लास है और इस ग्लास पर मेरे को काफी हाई वोल्टेज डेवलप करना, 10 की घात 9 वोल्टेज डेवलप करना है, ठीक है ना, कि हमें विभव उत्पन्न करना है, मतलब दो बराबर प्लेटें नहीं होगी, मैं चाहता हूं इसके ऊपर इतना आवेश आ जाए कि 10 की घात 9 वोल्ट तक मतलब वो हो जाए, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर विभव उत्पन्न हो जाए, 10 की घात 9 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को इसको बहुत सारा आवेश देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आवेश कैसे देंगे, जिस यंत्र के द्वारा देंगे उसका नाम है वान डे ग्राफ जनरेटर। इसका यूज होता है बच्चों पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में, यानी कणों को त्वरित करने के लिए, ठीक है। जैसे एक मान लो धनावेशित कण है, अब धनावेशित कण को मुझे क्या करना है, एक्सेलरेट करवाना है, भगाना है जोर से। अब या तो मैं डंडा लेके उसके पीछे भागूं, जैसे एक बच्चा भागना चाहता तो मैं डंडा लेके उसके पीछे भागूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं बहुत बड़ा प्लेट ले लूंगा और उस प्लेट के ऊपर बहुत सारा धनावेश फेंक दूंगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा धनावेश है। अब जैसे उसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज लूंगा, पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर प्रतिकर्षण की वजह से तेज भागेगा, उससे दूर की तरफ भागेगा, ठीक है ना। तो वान डे ग्राफ जनरेटर का यूज होता है किसी भी धनावेशित कण को त्वरित करने के लिए, ठीक है। तो डिस्कवरी करी थी इसकी किसने, 1931 में वान डे ग्राफ ने नाम है उसका, ये एक ऐसा, यानी एक ऐसी युक्ति ने, एक ऐसी युक्ति या यंत्र आप बोल सकते हो, की खोज की, जिससे उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब आप किसी भी चीज पे काफी हाई पोटेंशियल डेवलप कर सकते हो इस युक्ति का यूज करके, ठीक है ना। ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको बनाने के पीछे दो सिद्धांत यूज हुए, तो सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं। पहला सिद्धांत से आप सब परिचित हो, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। वो सिद्धांत ये कि अगर हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो चालक जो आवेश है वो ऑटोमेटिकली चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाते हैं। तो पहला सिद्धांत तो इसका ये, दो सिद्धांत इसके पीछे वर्क करते हैं। पहला सिद्धांत क्या है, जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं तो यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने किसी भी, आप सब जानते हो तो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी चालक को आप आवेश दो उसकी सतह पर ऑटोमेटिकली वो चालक फैल जाएंगे। पहला तो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आपको समझाया भी था इस चैप्टर के अंदर, कि अगर आप किसी चालक को आवेश दे रहे हो तो जो उसके नुकीले सिरे हैं उस पर आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा। जैसे पेंसिल है, तो इस पेंसिल के जो नुकीले सिरे, जैसे ये वाला हुआ शार्प पॉइंट हुआ है ना, ये वाला शार्प पॉइंट हुआ नीचे वाला, तो इन पर आवेश घनत्व बाकी सारी सरफेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसकी वजह से बच्चों एक विसरण उत्पन्न होगा जिसको अपन कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन विद्युत विसर्जन या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो किसी चालक के नुकीले सिरे से
आवेश विसरण होता है, विसरण, जिसको अपन बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज वाला, कोरोना नहीं, डिस्चार्ज है ना, विसरण कहते हैं। सिरे से किसी चालक के नुकीले सिरे से आवेश विसरण होता है। अभी क्या है आवेश विसरण, बता देता हूं। जैसे मान लीजिए चालक है और चालक के मान लीजिए नुकीले सिरे हैं, ठीक है ना। तो इस चालक के अंदर ये जो शार्प एजेस है ना, ये वाली, इस पर आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा बाकी सारी प्लेट के कंपैरिजन में, क्योंकि शार्प है ना। जैसे आप देख लीजिए, त्रिशूल देख लीजिए, तो त्रिशूल के आगे में शार्प पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। या वो पावड़े जैसा होता है ना कुछ कूदे, जिससे वो खेतों में काम वाम करते हैं, उसके अंदर आगे इस तरीके से शार्प पॉइंट हो, तो वहां पर आवेश घनत्व काफी ज्यादा होगा। तो जब आप इस प्लेट को कॉन्टिन्यूसली आवेश देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज को लीक करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये आवेश जो उत्सर्जित करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं आवेश विसरण, मतलब इसने आवेश को विसरित करना स्टार्ट कर दिया, डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया नुकीले सिरों से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज या फिर आवेश विसरण, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं जो इस मतलब इसको बनाने में हमारे पास यूज आएंगे। तो अब इसकी संरचना देख लेते हैं, बहुत आसान सी संरचना है बच्चों। इसके अंदर हमारे पास दो तो होते हैं इस तरीके के गोलाकार, आप समझ लीजिए इस तरीके से दो गोले होते हैं जिसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई होती है। जैसे पुराने जमाने में चक्कियां चलती थी ना, है ना, तो उस चक्कियों, अब जो बेल्ट है ना वो ऐसे दो घूमने वाली चक्कियों के बीच में चलेगी, गोल 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 घूमती रहेगी, इसके ऊपर एक बेल्ट कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। समझ गए ना आप। जैसे ये दो आपकी चक्कियां हो गई, सॉरी दो घूमने वाली इस तरीके से बेलनाकार संरचना हो गई, ये पहली, दूसरी, और उसके ऊपर अपन एक पट्टा लगा दिया, ठीक है ना। और ये पट्टा जो है ना कॉन्टिन्यूसली घूमता जा रहा है इसके ऊपर, है ना। ये कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे आपका घूमता जाएगा, पट्टा भी इसके ऊपर से ऐसे 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 घूमता जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दो हमारे पास गोले लगे हुए हैं जिसके ऊपर पट्टा लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये पट्टा लेदर का बना हुआ होता है जनरली। इसके बाद इसको घुमाने के लिए इसको एक मोटर से अटैच करते हैं। ये आपकी एक मोटर है ना, मोटर ऐसे ही बना देते हैं अपन। ये मोटर है आपकी, जिससे अपन इस पट्टे को घुमा रहे हैं गोल 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 गोल, ठीक है। अब यहां पर ऐसे कंगे जैसी स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, और इस कंगे जैसी स्ट्रक्चर को एक बैटरी से अटैच करते हैं। एक डीसी बैटरी होती है, उसके धनावेशित सिरे से इसको अटैच करते हैं। काफी हाई वोल्टेज की बैटरी होती है, उच्च विभव की बैटरी होती है, ताकि ये काफी ज्यादा वोल्टेज डेवलप कर सके, ठीक है ना। तो ये हाई वोल्टेज की बैटरी जो अपन ने इस कंगे के ऊपर लगा दी, इस कंगे के नुकीले सिरे पर ऑटोमेटिकली धनावेश जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर धनावेश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हो जाएगा हमारा आवेश विसरण, कोरोना डिस्चार्ज। और उस कोरोना डिस्चार्ज की वजह से वो आवेश चिपक के इस पट्टे पे चिपक जाएंगे। इसने क्या करा, आवेश को लीक करना स्टार्ट कर दिया, और ये आवेश इस पट्टे पर चिपक गए, और इस पट्टे पर चल रहे वो आवेश। इस आवेश को हमको कहीं और लेके जाना है, तो ले जाने के लिए अपन क्या करते हैं, वापस ऐसे नुकीला सिरा जैसा कुछ बना देते हैं, और उस नुकीले सिरे वाली एक मतलब एक लोहे की वो बना रखी है अपन ने, कंगे जैसी स्ट्रक्चर बना रखी है, कंगा बोलते हैं इसको। कंगा नंबर 1 है, कंगा नंबर 2, इसको कंगे ही बोलते हैं, ठीक है। कंगे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप बाहर से कैसे शार्प होता है और पीछे से फ्लैट होता है, तो उसको अपन एक लोहे की छड़ के थ्रू ऐसे एक खोखले गोले से अटैच करते हैं। एक खोखला गोला हो गया आपका, ठीक है। जैसे आप लोगों ने घड़ा देखा होगा ना, घड़ा वैसा ही, ठीक है। तो घड़े जैसी एक संरचना है, उसके अंदर अपन ने एक मतलब लोहे के टुकड़े को वेल्ड कर दिया, मान लो वेल्डिंग कर दिया अंदर से, और उसके ऊपर ऐसे लोहे का कंगा लगा दिया। तो यहां पर इसके धनावेश की वजह से इसके ऊपर यहां पर ऋणावेश डेवलप होंगे ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली प्रेरण की वजह से। और अगर यहां पर ऋणावेश डेवलप हो रहे हैं तो दूर वाली सतह पर यानी बाहर वाली सतह पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही बाहर वाली सतह पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका चालक गोला है, ये आपका, इसको कंगा ही बोलते हैं, कंगा 1 और कंगा 2 इसको नाम दिया हुआ है। नोट्स के हिसाब से मैं बता देता हूं ताकि आप जब पढ़ो तो प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है ना, दो ही कंगे हैं, जैसे हमने इसको नोट्स के अंदर C1 नाम दिया हुआ है, इसको C2 नाम दिया है, बोलते इनको कंगे ही हैं। एक निचला कंगा, एक ऊपर वाला कंगा। कंगा कुछ नहीं, एक लोहे का जैसे कंगा होता है ना, वैसे लोहे का एक कंगा बना देते हैं अपन, जिसको आगे से शार्प कर देते हैं, कटिंग शार्प कर देते हैं उसकी, ठीक है ना। और इस तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा। और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया गोलाकार घिरनी है जिसके ऊपर ये गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है ना। इनके ऊपर ये बेल्ट गोल 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 घूमती रहेगी, ठीक है। और ये जो बेल्ट है या तो ये रबर की बनी हुई होगी या तो फिर किसी, जैसे मैंने आपको बताया था आपका लेदर जो होता है उससे बनी हुई होगी। तो ये आपकी बेल्ट जो है, गतिमान बेल्ट जो है, या तो रबर की या तो फिर ये लेदर की बनी हुई होती है। लेदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चमड़ा, या तो चमड़े की बनी हुई होगी, दोनों में से किसी एक चीज की बनी हुई होगी। तो दो घिरनियां हैं, दो घिरनियों पर बेल्ट चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। नीचे से आपने कंगा लगाया, ऊपर से वापस एक कंगा लगाया, ऊपर वाले कंगे को किसी धात्विक गोले से आपने अटैच कर दिया, ठीक है। नीचे से इसको घुमाने के लिए, इस घिरनी को घुमाने के लिए इसको एक नॉर्मल मोटर से अटैच किया, मोटर गोल गोल घूम रही है तो घिरनी भी गोल 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 घूम रही है। यहाँ पर कंगा लगा रखा है, कंगा लगाते क्या होगा, इसके अंदर से ये जो है आवेश जो है डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। ये आवेश जैसे डिस्चार्ज करेगा, इस बेल्ट के थ्रू ये आवेश ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जाने की वजह से यहाँ पे कंगा जो एक और दूसरा लगा हुआ है, लोहे का कंगा है वापस। और ये जो कंगा है इसके अंदर प्रेरण की वजह से ऋणावेश उत्पन्न होगा, तो बाहर वाली सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और वो धनावेश एक समान रूप से फैल जाएगा। जब आप इसको टच करोगे तो आपकी बॉडी में आवेश आ जाएंगे, और आवेश जैसे आपकी बॉडी में आएंगे आपके बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे, हाथों के बाल और सर के बाल, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका काम होता है किसी भी धनावेशित कण को उच्च विभव तक जो है त्वरित करना, ठीक है। हाई वेलोसिटी से फेंकने का काम ही करता है। हम यूज कर सकते हैं इसका पे, और घर में इसको बनाया भी जा सकता है, बना भी सकते हो आप इसको घर में, ठीक है। बट थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, पर बन जाएगा ये, ठीक है। बस इसके लिए आपको एक हाई वोल्टेज की डीसी सप्लाई चाहिए होगी, एक मोटर चाहिए होगा। बेल्ट की जगह जो है आप टेप जो होता है प्लास्टिक वाला टेप, उसको दोनों तरफ से चिपका दो, ठीक है ना। दोनों तरफ से चिपकाने के बाद चिपचिपापन हट जाएगा उसमें, और इसके ऊपर इसको घुमा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घर पे भी इसको बना सकते हो, बट वो इतना पावरफुल नहीं बनेगा जितना रियलिटी में होता है, क्योंकि काफ़ी हाई पावर की मोटर यूज़ करते हैं, और इसकी जो मोटर काफ़ी हाई पावर की डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। मोटर स्लो ही चलती है, धीरे धीरे मूव करता है ये, और ये ऊपर का मेटल का सरफेस होता है, तो बहुत बड़ा सारा ये होता है। बाकी ये पूरा जैसा मैंने आपको बताया था पैक होता है अंदर की तरफ से, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक था, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके आने के, बट फिर भी आप पढ़ के जाएं क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। पूरी थ्योरी जो आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया, किसने डिस्कवरी करी थी, उसका यूज़ क्या है। दूसरा आपको लिखना है इसका सिद्धांत क्या है। तीसरा आपको लिखना है इसकी संरचना क्या है। चौथा आपको लिखना है कैसे काम करता है, कार्यविधि जो मैंने भी आपको समझाई। और पांचवा आपको लिखना है इसके एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। ये पांचों चीजें आप लोगों के नोट्स में लिखिए, हार्डली एक पेज की थ्योरी है, आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर होता है ओवर। आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक नया यूनिट है, मतलब हमने जो पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा वो एक पूरी यूनिट थी। अब जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो एक अलग यूनिट है। पहले दूसरे चैप्टर का वेटेज 7-8 नंबर का है, तो अगले वाले चैप्टर का नंबर का वेटेज 6-7 नंबर का। मतलब अकेला जो चैप्टर अभी अपन पढ़ने वाले वो 6-7 नंबर का है। काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी सारा प्रैक्टिकल पार्ट भी है जो आप लोग करोगे अपने स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल के टाइम पे, ठीक है। पर वो चैप्टर आसान है। तो आप लोगों ने जो 10वीं कक्षा में विद्युत धारा पढ़ी थी वही आएगा, ओम का नियम आएगा, प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह, वो सब चीजें आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में।